हाँ, राइट डाउन कंटेंट। पहले कंटेंट आप लिख लो मैथ्स एंड स्टैट्स के। राइट डाउन। पहले आप स्टैट्स का थोड़ा क्लियर कर लो कंटेंट, उसके बाद मैथ्स का। स्टैट्स में है एक तो टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ये आपका टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली आपको मीन मीडियन मोड पढ़ना है, ठीक है, और डिस्पर्सन में आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, ठीक है, क्लियर। वो सब आपको डिस्पर्सन के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट सेकंड कंटेंट आपका कोरिलेशन। लिखिए थर्ड वन है आपका सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में बेसिकली थोड़ी सी आपको इकोनोमेट्रिक्स वाली नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी ये देने के। सिंपल रिग्रेशन के अंदर एक तो स्टैट्स में जो रिग्रेशन है वो तो कवर करना ही करना है, और माइनर नॉलेज ऑफ इकोनोमेट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन प्रोबेबिलिटी एंड फिफ्थ वन प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की नॉलेज आपको चाहिए। इतने टॉपिक्स उन्होंने स्टैट्स के अंदर कवर किए। अब रही बात मैथ्स के अंदर क्या कवर किया गया। मैथ्स के अंदर है आपका, देखिए फर्स्ट वन कैलकुलस इन वन वेरिएबल एंड सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है, कैलकुलस इन वन वेरिएबल एंड सेवरल वेरिएबल्स। लेकिन सेकेंड वन में आपको है वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। लेकिन थर्ड वन है आपका डिफरेंस इक्वेशन। फोर्थ वन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक है डिफरेंस इक्वेशन, फोर्थ वन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट फिफ्थ वन लीनियर प्रोग्रामिंग। लिख लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग। इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, यानी कि इसमें सेट्स भी लिखा हुआ है। सेट्स मतलब जो सेट्स की जनरल नॉलेज है वो भी करना है आपको, ठीक है। इतने टॉपिक्स आपको मैथ्स के अंदर कवर करने हैं, इतने टॉपिक्स आपको स्टैट्स के अंदर करना है। जो मोस्ट सुटेबल बुक है मैथ्स स्टैट्स की रेफरेंस की, मेरे हिसाब से यहां आप यूज कर सकते हो फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता। मेरे हिसाब से मोस्ट सुटेबल बुक होगी, जिसमें अधिकतर इंफॉर्मेशन आपकी कवर कर जाएगी। स्टैट्स के अंदर मैंने आपको बुक्स का नेम लिख दिया, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता। यहां जो आपको फॉलो करनी है वो बेसिकली मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स फॉर में जो बुक यूज होती है, ठीक है, वो है हैमंड। मैं ऑथर लिख देता हूं, बुक का नेम बेसिकली मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ऐसे ही कुछ लिखा होगा, ठीक है, क्लियर। और
वो हैमंड वाले राइटर की आपको यूज़ करनी है। ये बुक बेसिकली आपको एक बार रीडिंग लगानी, और इस केस में आप बेसिकली कितने क्वेश्चन सेट करोगे, क्वेश्चंस ज़्यादा, ठीक है, उससे आपकी आइडिया लगेंगी कि आपको कैसे करना है। मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म के करने हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने करेंगे आप उससे आपको रफली उसकी आइडिया लगेगी। यहाँ ये बुक आपकी सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल बुक जो मैंने आपको लिख के दिया है, वहाँ मोस्ट सूटेबल वही है आपकी। उसमें ये टॉपिक्स वो आपके रादर इजी टॉपिक हैं, आप इसे इजीली कवर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक डिफरेंस इक्वेशन, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये कंटेंट, दोनों कंटेंट की जो बुक्स है वो मैंने आपके लिए लिख दी है। आपकी स्ट्रेटजी बहुत सीधी सी होनी चाहिए कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। यदि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आइडिया दी जाएगी कि भाई टॉपिक में करना क्या है, ठीक है, और साथ में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम सेट करना है, उससे आप उस एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगे, ठीक है। आज जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वो रादर एक इजी टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप उसके टच में बहुत दिनों से नहीं हो, तो वो टच में नहीं हो तो मैं उसी को आपको पढ़ा देता हूँ जिसके टच में आप नहीं हो, दैट वुड बी मच बेटर। फिर इससे अच्छे अच्छे टॉपिक इधर भी मिलेंगे, उधर भी मिलेंगे आपको, क्लियर। तो पहले एक इजी सा टॉपिक, इजी नहीं कहेंगे आप, मैं कहूँगा इसे कि बेटर कि आपके टच में नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दैट टॉपिक इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। मैं चाहूँगा कि मैथ्स में मैं पहले इन टॉपिक्स को ज़्यादा देखूँ, एक डिफरेंस इक्वेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग एंड फिर मैट्रिसेस, जिस ऑर्डर में हो। लेकिन मैं एक इजी सा, मतलब रादर इजी नहीं कहेंगे, जो टच में आप नहीं होगे उसके बाद मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो डिफरेंस इक्वेशन मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पुट द हेडिंग डिफरेंस इक्वेशन। स्टार्ट करें। सबसे पहले डिफरेंस इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली आपकी जो इक्वेशन होगी उस फॉर्म में जहां लैग्ड, ठीक है, लैगिंग फॉर्म की होगी। लैगिंग का मतलब जैसे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे सपोज इस साल की क्वांटिटी डिमांडेड रादर एग्रीकल्चर गुड्स में देखा गया है, ठीक है, थोड़ी सी बात समझिए, उसको थोड़ा बेटर रहेगा, दैट वुड बी मच बेटर। जैसे इस साल का एग्रीकल्चर गुड्स है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो हमेशा पिछले साल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आप कहेंगे पिछले साल के प्राइस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, कि इस साल की एग्रीकल्चर गुड्स जो सप्लाइड है वो पिछले साल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी। आप कहेंगे कैसे? जनरली एग्रीकल्चर में ये देखा गया है, ठीक है, कि इस साल सपोज अनियन की प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो फार्मर्स के दिमाग में ये बात चलती है कि अनियन में पिछले साल, मतलब अनियन में काफ़ी लोगों को पैसा मिला था, मतलब अनियन की सपोज प्राइस ज़्यादा हुई तो अनियन में काफ़ी पैसा मिला था उनको। तो अगले साल जब वो अनियन रेज करने जाएंगे तो जितने भी फार्मर्स होंगे वो अनियन की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और अनियन की तरफ जैसे ही इकट्ठा होंगे तो अनियन का ओवर प्रोडक्शन होगा। आपको मालूम है ओवर प्रोडक्शन से क्या होगी, उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। प्राइस जैसे ही नीचे आ जाएगी तो उस साल अनियन में किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट ईयर क्रॉप रेज करने जाएंगे अनियन के लिए तो वो कहेंगे अनियन में कुछ नहीं मिला था, ठीक है। इसलिए जितने भी के फार्मर्स होंगे वो अनियन से डिस्टेंस बना लेंगे। तो आपको मालूम है उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जैसे ही डिस्टेंस बनाएंगे तो अनियन क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन होगी। अनियन की जैसी अंडर प्रोडक्शन होगी तो उसकी प्राइस रेज हो जाएगी, और प्राइस जैसे ही रेज होगी तो फिर से नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर से फार्मर्स के दिमाग में वही बात चलेगी कि अनियन में बहुत कुछ मिला था। तो बेसिकली इस साल की जो अनियन प्राइस है, अनियन की जो प्राइस है वो अगले साल की जो, ठीक है, अनियन का जो क्वांटिटी सप्लाइड होगा उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस साल यदि प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली ज़्यादा, यदि पिछले ईयर में है तो इस साल ज़्यादा सप्लाई होगी,
और उसके नेक्स्ट ईयर से गवर्न होगी। क्लियर? तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस केस में वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पी टी माइनस 1, ये बेसिकली होगा इक्वेशन। मतलब इस साल क्वांटिटी सप्लाइड जो अनियन की होगी, ठीक है, वो पिछले साल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, पिछले साल यदि प्राइस ज़्यादा हुई होगी तो नो डाउट इस बार जितने भी फार्मर्स होंगे वो ऑब्वियसली अनियन में ज़्यादा इकट्ठे हुए होंगे, अनियन का ओवर प्रोडक्शन हुआ होगा। अनियन का ओवर प्रोडक्शन होते ही अब उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर पे इम्पैक्ट जाएगा। ओवर प्रोडक्शन होते ही आपको मालूम है प्राइस नीचे आ जाएगी, और प्राइस नीचे होते ही अगले साल उससे वो डिस्टेंस बना लेंगे। तो बेसिकली डिफरेंस इक्वेशन का मतलब ये चीज़ें लैग होके, मतलब आपकी रिस्पॉन्स लैग्ड है। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। अब एक पॉइंट लिखिए, एक रिमार्क लिखिए, रिमार्क लिखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन is determined by, लिखिए, the order of difference equation is determined by the greatest number, लिखिए, the greatest number of periods lagged, the greatest number of periods lagged, लिखा आपने? लिखिए, फॉर एग्जाम्पल लिखिए वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पी टी माइनस 1। पहले तो ये देखिए t और t माइनस 1 में कितने का गैप? ऑब्वियसली 1 पीरियड का। तो ये आपकी ऑर्डर 1 की वो होगी, डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लिखिए वाई टी प्लस 2 माइनस 2 इंटू वाई टी प्लस 3 वाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू 6। आप देखिए ये वाई टी प्लस 2 है, टी प्लस 2 और टी माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करें। इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा? ऑब्वियसली 3, तो ये ऑर्डर 3 की होगी। 6 है तो ऑर्डर 3 के डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ऐसे ही लिखिए, सपोज लिखिए वाई टी प्लस 3 माइनस 6 वाई टी प्लस 2 माइनस 7 वाई टी प्लस 1 प्लस 8 वाई टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मुझे देखिए टी प्लस 3 और वाई टी के बीच में कितने का डिफरेंस? 3 का डिफरेंस, लेकिन देयरफॉर ऑर्डर 3। लेकिन आपको जनरली क्वेश्चन ऑर्डर 1 का ज्यादा मिलेगा, ऑर्डर 2 का भी रेयर मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको ऑर्डर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है, वो तो कंपलसरी है करना। ऑर्डर 2 के भी मैं आपको कुछ चीजें समझा दूंगा जो आपको करना है, लेकिन ऑर्डर 2 के क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, अब आइए टू द पॉइंट कि डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। लिखिए फॉर्मूला फॉर write down formula for first order linear differential equation। देखिए फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सपोज वी हैव वाई टी इज इक्वल टू ए इंटू वाई टी माइनस 1 प्लस बी। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है, क्योंकि t और t माइनस 1 के बीच में 1 पीरियड का गैप। लिखिए ऑर्डर 1। इसका सॉल्यूशन आपको याद रखना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसे फिट करने आपको आना चाहिए। लिखिए द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए रेज़ टू पावर टी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए। लिखिए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1।
इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। और लिखिए सेकेंड वन, वाई नॉट प्लस बी टी इफ ए इज इक्वल टू 1। वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए रेज टू पावर टी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, और वाई नॉट प्लस बी टी इफ ए इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली आपको क्रैम करके रखना है, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? अब आई टू द पॉइंट कि हमें सॉल्व कैसे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर ही है आपका। तो लिखिए क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट ऑन, लिखिए सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, लिखिए राइट ऑन सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन एंड कमेंट ऑन, लिखिए एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ टाइम पाथ, एंड कमेंट ऑन नेचर ऑफ द टाइम पाथ। लिखिए वाई टी इज इक्वल टू -7 वाई टी माइनस 1 प्लस 16। लिखिए वेयर वाई नॉट की वैल्यू उन्होंने आपको दी है, वाई नॉट की वैल्यू है आपकी 5, ठीक। पहले तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वो मैच करना चाहिए। यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी। लिखिए बाय कंपेयरिंग वी हैव ए इज इक्वल टू -7 एंड बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब रही बात सॉल्यूशन, आपको फर्स्ट वन लगाना है क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो लिखिए राइट द सॉल्यूशन विल बी, लिखिए वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट बी माइनस 1 अप ए रेज टू पावर टी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए। लिखिए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, वाई नॉट की वैल्यू लिखिए 5, बी की वैल्यू है आपके 16, और लिखिए 1 -7 रेज टू पावर टी प्लस 16 1 -7। ये आपकी हो जाएगी वाई टी इज इक्वल टू 5 -2 -7 रेज टू पावर टी। 16 को 8 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 2। सो फाइनली वाई टी इज इक्वल टू 3 -7 रेज टू पावर टी प्लस 2। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। वाई टी इज इक्वल टू 3 -7 रेज टू पावर टी प्लस 2। अब रही बात, ये जो ए आपने लिख रखा है, नेचर की यदि बात करें तो नेचर में बेसिकली डाइवर्ज और कन्वर्ज है, और दूसरा है ऑक्सीलेटिंग नॉन ऑक्सीलेटिंग। तो सबसे पहले मुझे बताइए ए क्या है। ए है आपका -7। यदि मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 हो देन इट विल डाइवर्ज। तो आप मुझे बताइए मॉड ऑफ ए क्या है। मॉड ऑफ ए है -7 का मॉड, दैट इज 7 ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगी। लिखिए डाइवर्ज। कुछ लोग डाइवर्ज को एक्सप्लोड भी कहते हैं, सो एक्सप्लोडिंग भी क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर। और यदि दूसरा, एक तो डाइवर्ज कन्वर्ज लिखना है, और दूसरा आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ए यदि आपकी नेगेटिव है देन इट विल ऑक्सीलेट, और ए यदि पॉजिटिव है देन नॉन ऑक्सीलेटिंग होगी, ठीक है। तो मुझे बताइए ए हमारा क्या है इस केस में,
-7 <0, देयरफॉर ऑक्सीलेटिंग। तो नेचर यदि हम डिफरेंस इक्वेशन का पूछें तो नेचर क्या है? नेचर होगी डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन्स ऑक्सीलेट, सॉरी डाइवर्ज मीन्स एक्सप्लोड और ऑक्सीलेट। क्लियर बात? तो मतलब ये जो होगी यदि हम इसका टाइम पाथ बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी उसका जो कर्व होगा वो फ्लक्चुएट करेगी, अप एंड डाउन होगी, और वो फ्लक्चुएशन आपकी डाइवर्जेस होगी। डाइवर्जेस मतलब डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? तो इस तरह की सिचुएशन होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक तो फर्स्ट ऑर्डर आपको सॉल्व करने आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको सीधी बात समझाई कि वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट बी अपॉन 1 माइनस ए रेस्ट टू पावर टी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? ए इज इक्वल टू 1 होगा तब तो इक्वेशन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट आई लेकिन सेकेंड वन, लिखिए एक्स टी प्लस 3 माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स नॉट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 16। राइट ऑन सॉल्यूशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आप प्रॉपर, सॉरी डिफरेंस इक्वेशन आप प्रॉपर फॉर्म में लिखिए एक्स टी इज इक्वल टू -3 एक्स टी माइनस 1 माइनस 8, एक्स टी प्लस 3 इंटू एक्स टी माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स नॉट की वैल्यू आपकी 16 है। अब मुझे बताइए यदि मैं इसे कंपेयर करूं, कंपेयर किससे करूंगा? कंपेयर करूंगा एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स टी माइनस 1 प्लस बी से। तो मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या आएगी? -3, और बी की वैल्यू क्या होगी? -8। ठीक है, क्लियर बात? अब ए यदि -3 है तो ये बात समझ लीजिए कि यदि हम नेचर की बात पहले कर लें तो नेचर क्या होगा? ए इज इक्वल टू -3 है, तो यदि मैं ए का मॉड लूँ तो ऑब्वियसली 3 आएगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ऑब्वियसली डाइवर्ज। डाइवर्ज कहें या एक्सप्लोड कहें एक ही बात। अब रही बात ए आपकी -3 है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे ऑक्सीलेट, ग्रेटर देन 0 पे क्या? नॉन ऑक्सीलेटिंग, इट विल ऑक्सीलेट। ये बात कंफर्म होगी। अब रही बात सॉल्यूशन क्या होगी, तो लेकिन सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है, और लिखिए ए रेस्ट टू पावर टी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन। तो एक्स नॉट हमारी कितनी है? एक्स नॉट की वैल्यू लिखिए एक्स टी, एक्स नॉट मैंने आपको लिख के दिया है 16, एक्स नॉट है 16, तो लिख लीजिए एक्स नॉट 16 माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू है -8 अपॉन 1 माइनस ए कितना है? -3, और लिखिए -3 रेस्ट टू पावर टी प्लस बी दैट इज -8 1 माइनस ए दैट इज -3। तो ये हो जाएगी दिस इम्प्लाइज एक्स टी इज इक्वल टू 16 -8 को 4 से डिवाइड दीजिए, 4 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा -8 दैट इज -2 दैट इज 16 प्लस 2 -3 रेस्ट टू पावर टी और -8 डिवाइड बाय 4 दैट इज -2। ठीक है, तो ये फाइनली हो गया एक्स टी इज इक्वल टू 18 -3 रेस्ट टू पावर 2 -2। ये आपकी डिफरेंस इक्वेशन होगी। 18 -3 रेस्ट टू पावर 2 और -8 डिवाइड बाय 4, या -2 आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट।
ये आपके -2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन के लिए दो फॉर्मूले आपको याद रखने, दो क्या एक ही याद रखना है, और दूसरा तो y0 + at। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन मैं आपके लिए लूं, लेकिन थर्ड वन लिखिए yt + 5 लिखिए +2 yt + 4 + 51 = 0। y0 की वैल्यू है 11, yt + 5 2yt + 4 + 51 = 0, और y0 की वैल्यू 11 है आपकी। आपको कुछ नहीं करना है, इससे 4 पीरियड्स बैक कर दिए भाई। यहां देखिए t + 4 है, तो इसे 4 पीरियड्स लैग कर दिएगा। लैग मतलब पीछे करना। तो मुझे बताइए लैग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा yt + 1 2yt + 51 = 0। आपकी हो जाएगी yt + 1 = -2yt - 51। वन टाइम पीरियड और पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, ऑल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन वही होगा जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो मुझे बताइए यदि वन टाइम पीरियड और लैग करना चाहें जिससे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वैसा ही लगे, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑल दो आप कहेंगे इतना लिखना जरूरी था, स्टार्टिंग में नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मेट इस फॉर्मेट में लेके आना, वो वहां से भी दिख रहा था। अब आपकी a की वैल्यू क्या हुई -2, b क्या हुआ -51। a देख के आप बता दो -2 का मॉड >0 है, ऑब्वियसली आपका 2 आया, -2 का मॉड दैट इज 2 >1, ऑब्वियसली डाइवर्ज, और यू कैन यूज द वर्ड एक्सप्लोड, द टाइम पाथ विल एक्सप्लोड। रही बात ऑक्सीलेटिंग है नॉन ऑक्सीलेटिंग है, तो a आपकी नेगेटिव है, दैट विल बी ऑक्सीलेटिंग। सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, yt = क्या y0 माइनस क्या b/1 - a (a) + b/1 - a if a is not equal to 1। ठीक है, y0 की वैल्यू बता दी, y0 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 11, माइनस b बता दी, b कितना है -51, a बताइए a कितना होगा 1 -2 -2 और ये हो गई -51 1 -2। सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक और आ जी नेक्स्ट, लिखिए 5yt + 2yt + 1 -149 = 0। y0 की वैल्यू है आपकी 30। आप सबसे पहले इक्वेशन सही करो, लिखो yt + 1 = -5/2 yt, और उधर जाएगा +149/2। ठीक है, वन टाइम पीरियड लैग करना चाहो तो कर लो, लिखो yt = -5/2 yt - 1 149/2। आगे का प्रोसीजर सेम, a आपकी हो गई -5/2 और b क्या हो गई 149/2। आपको इक्वेशन पहले इस फॉर्म में लिखनी होगी, उसके बाद ही कंपेरिजन होगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन लगाना है आपको। जब तक आप इस फॉर्मेट में नहीं लिखते, दैट इज इन टर्म्स ऑफ yt, उसका जो ये होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, yt का ऑफसेट, उसके बाद कंपेयर करके आपको सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए करनी है। अब रही बात, ये इक्वेशन किसी भी ढंग से लिखी जा सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे, मतलब यदि मैं एक रिमार्क डालूं तो ये ऐसे भी लिखी हुई हो सकती है, 5yt की जगह ft + 2
एफ टी प्लस वन माइनस 149 इज इक्वल टू 0। जो नहीं कि वो वाई में लिखा हुआ हो, किसी भी फॉर्मेट में लिख के दिया जा सकता है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 5f(x) प्लस 2f(x) प्लस 1 माइनस 149 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिखा हो सकता है, या कोई और फॉर्मेट में भी लिखा हुआ हो सकता है। आपको क्वेश्चन है या नहीं है, ये बेसिकली इस बात से पता चलेगा कि जो x और x प्लस 1 है, इसमें जो गैप होना चाहिए वो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। या तो मतलब यहाँ x है तो यहाँ x प्लस 1 होना चाहिए, या x प्लस 2 होना चाहिए, या x प्लस 3 होना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है, मतलब इंटीजर में डिफरेंस है। ठीक है, इंटीजर मतलब जैसे मैंने कहा ना कि इस साल जो अनियन की प्राइस है वो अगले साल के प्रोडक्शन को डिटरमाइन करेगी। यदि वो ज़्यादा है तो अगले साल ओवर प्रोडक्शन होने के अनियन के चांसेस होते हैं, क्योंकि फार्मर्स उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ प्राइस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्राइस जहाँ ज़्यादा होगी उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी, और जैसे ही अट्रैक्ट हुए तो उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, और ओवर प्रोडक्शन होते ही प्राइस नीचे आ जाएगी, और प्राइस जैसे ही नीचे आएगी तो उसके नेक्स्ट ईयर वो अंडर प्रोडक्शन की तरफ इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, क्लियर बात। तो ये ध्यान रखिए, डिफरेंस इक्वेशन में जब भी होता है गैप्स, वो बेसिकली इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात फर्स्ट ऑर्डर की समझाई, थोड़ा सा मैं आपको सेकंड ऑर्डर का समझा देता हूं। ऑल्दो सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी रेयर है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। ये y के टर्म्स में कोई जो ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये किसी भी टर्म्स में हो सकता है, x के टर्म्स में हो सकता है। मैंने दोनों फॉर्मेट आपके लिए लिख दिए। ठीक है, क्लियर। अब आइए मैं आपको सेकंड ऑर्डर बता रहा हूं, रादर से टाइप 2। सेकेंड ऑर्डर, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है f(x) प्लस 2, f(x) प्लस 2 को या ft प्लस 2 को या yt प्लस 2 को, एक ही बात इधर लिखिएगा। मैंने क्या कहा, f(x) प्लस 2, यदि वो टाइम बेस्ड होगा तो yt प्लस 2 हो जाएगी ft प्लस 2, या कुछ लोग yt प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए माइनस 5f(x) प्लस 1 प्लस 6f(x) इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रही बात, उन्होंने आपको सपोज f0 की वैल्यू एक दी 0 और एक f1 की वैल्यू दी उन्होंने 1, और सपोज उन्होंने पूछा आपसे कि फाइंड f ऑफ 3, f ऑफ 3 बताओ। ठीक है, तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि पहले ये डिफरेंस इक्वेशन है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी मूवमेंट होगा वो इंटीजर्स में होगा। तो पहले तो ये पहचान लीजिए कि वो इंटीजर्स में है, मतलब x प्लस हाफ नहीं मिलेगा आपको, x माइनस हाफ नहीं मिलेगा, इस तरह की चीजें मिलने की चांस नहीं। जो भी होगा वो डिस्क्रीट के टर्म्स में होगा डिफरेंस। तो डिफरेंस यदि डिस्क्रीट के टर्म्स में होगा तो ऑब्वियसली उसी से पिक होगा कि वो आपका डिफरेंस इक्वेशन। अब यदि ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे लिखा जाता है। मैं आपके लिए सिंबल लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ई एक ऑपरेटर होता है, कुछ लोग ई लिखते हैं, कुछ लोग डेल्टा लिखते हैं, कुछ लोग डी लिखते हैं। ई एफ एक्स का मतलब होता है कि आपने एफ एक्स में एक यूनिट इंक्रीज कर दी, रादर एफ एक्स प्लस 1। ई एक ऑपरेटर है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ई स्क्वायर एफ एक्स हो तो ये हो जाएगा ई एफ एक्स
ये हो जाएगा ई एफ एक्स प्लस 1, ये ऑब्वियसली एफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई कि ऐसे लिखा जाता है यदि आप सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो। ऐसे ही ई क्यू एफ एक्स का क्या मतलब होगा, एफ एक्स प्लस 3। ठीक है, क्लियर बात। और ई रेस्ट माइनस 1 एफ एक्स का क्या मतलब होगा, एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 ई रेस्ट माइनस 1 हुआ तो। ठीक है, तो E2 होगा तो 2 यूनिट इंक्रीज होगी, E3 होगा तो 3 यूनिट इंक्रीज होगी, ई रेस्ट माइनस 1 होगा तो 1 यूनिट डिक्रीज होगी। अब आइए उस पैटर्न पर यदि हम इसे लिखना चाहें तो मैं इसे लिखूंगा ई स्क्वायर एफ एक्स, पहले वाले टर्म को, इस टर्म को। इसे क्या लिखूंगा, 5 ई एफ एक्स प्लस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर है ये तो कंफर्म है ना आपको भाई, एक तो +2 है, एक x है, इन दोनों के बीच का गैप ऑब्वियसली 2 का है, तो जितना लैग मतलब गैप होगा दैट गैप विल इंडिकेट द ऑर्डर। तो ऑर्डर कंफर्म है आपकी 2 की है। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हो ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। भाई ये हो जाएगा ई स्क्वायर एफ एक्स माइनस 5e एफ एक्स प्लस 6 एफ एक्स। अब यदि नेक्स्ट लाइन यदि आपको लिखना होगा, या तो एफ एक्स 0 होगा या ये 0 होगा, ऑपरेटर वाले 0 होंगे। आपको मालूम है फंक्शन के 0 होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही रेयर है, तो इसका मतलब ये आपकी ऑपरेटर 0 होगी। ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा e माइनस 2 e माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली 2, और दूसरे केस में क्या आएगी, e इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब रही बात यदि आपके रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, सेकेंड ऑर्डर में हमेशा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही बनेगी। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में क्यूबिक बनेगी, लेकिन अभी हम थर्ड ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर में हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के यदि रूट्स आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, जैसे इस केस में आया है ये रियल एंड डिस्टिंक्ट। बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 3 तरह के रूट्स होते हैं, एक रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, रादर से इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो पहले हम रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात करें। इसको हमने नेम दिया अल्फा, इसको नेम दिया बीटा। देखिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मैंने आपसे क्या कहा कि फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको क्रैम करना है, सेकंड ऑर्डर में भी क्रैम करना है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर होगा उसको भी क्रैम करना होगा। ठीक है, तो यदि आपके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो एफ एक्स आपकी आएगी ए अल्फा रेस्ट बाय एक्स प्लस बी बीटा रेस्ट बाय एक्स। ये आपकी जनरल सॉल्यूशन है यदि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी तो। रियल एंड डिस्टिंक्ट में ये आपको क्रैम करके रखना है। भाई हमारे पास 2 रूट्स हैं 2 and 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सेकंड ऑर्डर में क्वाड्रेटिक बनेगी, थर्ड ऑर्डर में क्यूबिक बनेगी। थर्ड ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं, मैंने आपसे क्या कहा फर्स्ट ऑर्डर पहले कर लिए, सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन भी रेयर ही आते हैं आपके। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा क्या है 2, तो 2 रेस्ट टू बाय एक्स, बी बीटा, बीटा क्या है 3, तो 3 रेस्ट टू बाय एक्स। अब रही बात इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने आपको 2 वैल्यूज दे रखी है, एक एफ ऑफ 0 एक एफ ऑफ 1। इसका हेल्प लीजिए, तो एफ ऑफ 0 क्या है हमारा 0, तो लिखिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ए इंटू 2 रेस्ट टू पावर 0 बी इंटू 3 रेस्ट टू पावर 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू 2 रेस्ट टू पावर 1 दैट इज 8, b इंटू 3 रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू माइनस ए,
b इज इक्वल टू माइनस ए रख दीजिएगा, तो मेरे हिसाब से a की वैल्यू b इज इक्वल टू माइनस ए दी रखेंगे यहाँ इस इक्वेशन के अंदर। तो माइनस ए तो ये हो जाएगा -3a और 2a, -3a प्लस 2a दैट इज -a, सो -a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1, तो a आपकी 1 हो गई, सो a इज इक्वल टू -1, ठीक है। और रही बात b इज इक्वल टू क्या होगी, ऑब्वियसली 1। इसका मतलब आपका fx क्या हो गया, लिखिए therefore fx इज इक्वल टू -2 रेज़ टू बाय x प्लस 3 रेज़ टू बाय x। fx हो जाएगा a इंटू अल्फा रेज़ टू बाय x प्लस b इंटू बीटा रेज़ टू बाय x, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताइए आपसे क्या पूछा गया है, f ऑफ 3 बताइए। तो ये हो जाएगा -2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। -2 क्यूब क्या होता है, 8 और 27, इसका था -19 आएगी, ठीक है, क्लियर बात। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एक दो और, ये तो हुआ रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर से लिख लीजिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट में आपका fx क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट में आपकी fx होगी fx इज इक्वल टू a अल्फा रेज़ टू बाय x प्लस b बीटा रेज़ टू बाय x। यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड डिस्टिंक्ट हुई तो क्या लिखना है, ये आपको याद करना है, ये बार बार मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, इसे क्रैम करके रखना है। और रियल एंड इक्वल हुई तो क्या होगी, रियल एंड इक्वल, यदि आपके रूट्स रियल एंड इक्वल हुए तो क्या होगी, तो उस केस में आपको क्रैम करना है fx इज इक्वल टू होगा a प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू बाय x, क्योंकि रूट्स उस केस में इक्वल होंगे, a प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू बाय x। अब रही बात इमेजिनरी रूट्स, मेरे हिसाब से इमेजिनरी रूट्स आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमेजिनरी की जरूरत इन जनरल आपके कोर्स में नहीं होती, इको के कोर्स में कोई भी चीज़ इमेजिनरी नहीं होती, तो उसके जो आंसर्स होंगे वो बेसिकली आइटा में होंगे या रादर से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में होंगे, तो मेरे हिसाब से उसमें जाने की आपको जरूरत नहीं। आपको दो ध्यान रखना है। नेक्स्ट सही एक बार, हाँ मैंने आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट बता दिया है, अब बताइए रियल एंड इक्वल की तरफ चले, ठीक है। लेकिन fx प्लस 2 लेकिन -4fx प्लस 1, ठीक है, लेकिन +4fx इज इक्वल टू 0। f0 उन्होंने आपको दे रखा है 0, f ऑफ 1 उन्होंने दे रखा है आपको 1, f ऑफ 10 पूछा जा रहा है, f ऑफ 10 क्या होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले fx प्लस 2 को आप लिख सकते हो e स्क्वायर fx माइनस क्या होगा 4e fx प्लस 4fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आई इसे लिख सकते हैं e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4fx इज इक्वल टू 0। अब रही बात fx तो आपकी 0 होगी नहीं, तो क्या आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा e माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली 2, या दूसरे भी कह सकते हो आप 2। तो आपका fx क्या होगा, fx इस केस में होगा a प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू बाय x, ठीक है। दैट इज fx इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, तो 2 रेज़ टू बाय x। अब रही बात a और b की वैल्यू, उन्होंने आपको निकालने के लिए कंडीशन दे रखा है कि f ऑफ 0 0 है, तो एक बार 0 सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली ये आपकी हो जाएगी a प्लस बी इंटू 0, मतलब b तो हट ही गया, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी कन्फर्मली 0 होगी। अब रही बात f ऑफ 1, उन्होंने आपको दे रखा है 1, f ऑफ 1 का मतलब a प्लस बी इंटू 2 इज इक्वल टू 1, सो a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, सो b इज इक्वल टू क्या होगा हाफ, तो बेसिकली b इज इक्वल टू हाफ रख दीजिएगा और 2 रेज़ टू पावर x है ही आपके पास और a 0 हो ही गया, तो आपकी हो जाएगी मेरे हिसाब से इक्वेशन x बाई 2 रेज़ टू पावर x। और f ऑफ 10 पूछा जा रहा है, f ऑफ 10, तो f ऑफ 10 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो फाइनली f ऑफ 1 उन्होंने दे रखा है आपको, f ऑफ 0 दे रखा है, f ऑफ 10 पूछा जा रहा है, a और b वैल्यू निकलते ही वो आ जाएगी आपकी। एक और फॉर्मेट मैं आपके लिए लिख देता हूं, इसको देख लीजिएगा, fx प्लस 1 प्लस fx माइनस 1 इज इक्वल टू 2fx, ठीक है। f ऑफ 0 उन्होंने आपको 0 दे रखा है और f ऑफ 10 वो आपसे पूछ रहे, ध्यान रखिएगा इस केस में उन्होंने एक ही वैल्यू आपको दी है, ठीक है, क्लियर। तो यदि आप इसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे ई एफ एक्स, इसे क्या लिखेंगे ई रेज़ टू पावर माइनस 1 एफ एक्स, और इसे क्या लिखेंगे माइनस 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस 2 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू 0। ई रेज़ टू पावर माइनस 1 को 1 अपॉन ई लिखना है, तो 1 अपॉन ई लिखते ही हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा ई आपको उधर कर देना, ई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो ई इज इक्वल टू 1। तो आपका एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अल्फा रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1 हो गई तो 1 रेज़ टू पावर एक्स, ऑब्वियसली तो ऐसा कोई ये नहीं है। अब रही बात एफ ऑफ 0 यदि 0 है तो एफ ऑफ 10 पूछा जा रहा है, तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स 1 रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। अब रही बात एफ ऑफ 0 क्या दे रखा है आपको, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 0 1 रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0, सो ए इज फाइनली 0। एफ ऑफ 10 क्या होगा, एफ ऑफ 10 होगा बी, ए तो 0 ही हो गया आपका, ए 0 हो गया, बी एक्स तो बी इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, और 1 रेज़ टू पावर एक्स तो आपका ये हो जाएगा, तो आपकी 10 बी के फॉर्म में आएगी, ठीक है, क्लियर। अब रही बात B10 या 10B, और 10B को कुछ लोग B को F1 भी लिखते हैं, आप इसे कह सकते हैं 10 ऑफ F1,